हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत मज़े में होंगे और बहुत ही कंसंट्रेशन और डेडिकेशन के साथ अपने स्टडीज़ कर रहे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम कंटिन्यू करते हैं अपने स्टडीज़। पिछले लेक्चर में आपको मैंने पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड्स का फर्स्ट पार्ट पढ़ाई थी। फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट और बारहत स्कल्पचर और सांची स्तूपा स्कल्पचर पढ़े थे। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने ये पढ़े थे कि पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड्स सेकेंड सेंचुरी BCE से शुरू हुआ। देन सेकेंड सेंचुरी BCE से वेरियस रूलर्स ने मौर्यन डायनेस्टी में अपना कंट्रोल बनाना शुरू कर दिए थे। जो नर्दर्न और सेंट्रल पार्ट था इंडिया का, इट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द रूलर्स लाइक शुंगास, कानवास, कुशनास एंड गुप्तास। और जो वेस्टर्न और सर्दर्न पार्ट था, इट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ सातवाहन्स, इक्ष्वाकस, अभिरस एंड वाकाटक्स। देन नेक्स्ट राइज ऑफ ब्राह्मणिकल सेक्ट्स भी शुरू हुए, देयर वर द टू ब्राह्मणिकल सेक्ट्स। दिस टू ब्राह्मणिकल सेक्ट्स वर वैष्णव्स एंड शैवक्स। देन सेकेंड सेंचुरी BCE से पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर्स भी बनने शुरू हुए। क्या थे वो पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर्स? सम ऑफ द प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स आर Bharhat sculpture. It is also known as Vidisha. It is situated in Madhya Pradesh. Then Bodh Gaya, it is in Bihar. Then Jagayapeta is in Andhra Pradesh. Then Mathura in Uttar Pradesh. Then Khandagiri, Udaygiri in Odisha. Bhaja near Pune and Pavni near Nagpur, Maharashtra. So बहुत सारे आर्किटेक्चर्स, स्कल्पचर्स पोस्ट मॉडर्न पीरियड में बने हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़े थे। जो हमने सबसे पहला हमने स्कल्पचर पढ़े थे वो था बारहत स्कल्पचर। बारहत स्कल्पचर यक्षन यक्षिनी इस स्कल्पचर के जैसा बना है। यक्षन यक्षिनी हमने मौर्यन पीरियड वाले चैप्टर में पढ़े थे। यक्षन यक्षिनी की जैसा लंबा है, इसमें वेरियस पैनल्स है, पैनल्स नैरेटिव है और बहुत सारे इंफॉर्मेशन सिर्फ एक स्कल्पचर में दिया हुआ है, वो हमने पढ़े थे। फिर ये हमने दो पैनल्स देखे थे, जताका पैनल्स और क्वीन माया ड्रीम्स पैनल। जताका पैनल में एक फॉरेस्ट है, वहाँ पे रेनडियर को रेस्क्यू किया जा रहा है, वहाँ वॉरियर्स है, किंग है, वेरियस एनिमल्स भी ड्रॉ किए हुए। फिर क्वीन माया के पैनल में हमने देखे थे, इट इज़ बारहत पैनल। वहाँ पे जो क्वीन माया है वो गौतम बुद्ध की मदर है। एंड वन एलिफेंट इज ऑल्सो मेड ओवर हियर। देन उनकी दासी जो क्वीन माया है, उनकी दासी भी यहाँ पे बनाई हुई है। देन इसके बाद हमने सांची स्तूपा के बारे में पढ़े थे। सांची स्तूपा का हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखे थे कि सबसे पहले सबसे ऊपर में वहाँ छतरी है, फिर उसके नीचे में हर्मिका बनाया हुआ है। जो ये सर्कुलर दिख रहा है, कैप जैसा जो सर्कुलर दिख रहा है, उसे अंडा कहते हैं। देन अंडे के बाजू में प्रदर्शिका पथ बनाया हुआ है। फिर प्रदर्शिका पथ के बाद वहाँ पे मेधी बनाया हुआ है। द होल स्तूपा इज बाउंडेड विथ वेदिका एंड जो उस वेदिका का जो गेट है उसे तोरण नेम दिया गया है यहाँ पे। सो दिस वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ द सांची स्तूपा। देन हमने इसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़े थे। नरेशंस आर वेरी इलेबोरेटेड इन सांची स्तूपा एज कम्पेयर टू बारहत। Then historical narratives such as the siege of Kushinara, Ramgrama Stupa are carved with considerable details. In Mathura, image of this period bear a same quality but are different in description of physiognomic details. So जितने भी स्तूपास बनाए हुए हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, सब कुछ ना कुछ नरेट करते हैं। सारे कोई स्तूपास कुछ ना कुछ मैसेज हो या कुछ ना कुछ उस टाइप का जो इंसिडेंट हो उसको नरेट करते हैं। दिस आर दी मेन, जो हम कहते हैं आइडेंटिटी, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्तूपा एट द मौर्यन पीरियड। देन आज हम शुरू करने वाले हैं मथुरा, सारनाथ और गांधारा स्कूल्स के बारे में। गांधारा स्कूल्स के बारे में हमने पढ़े, इट वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कूल इन द एंशिएंट टाइम फॉर द फाइन आर्ट्स। इस पे काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए ये पार्ट इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो हम धीरे धीरे इसके जो मेन पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करते हैं।
So मथुरा, सारनाथ और गांधारा schools, this were started after first century. अभी हम सेकेंड सेंचुरी BCE से फर्स्ट सेंचुरी CE में आ गए. इट इज़ नॉट BCE, इट इज़ CE. मतलब जो जिस टाइप के सेंचुरी में हम अभी रह रहे हैं, अभी हम रह रहे 21st सेंचुरी में. सो ये है फर्स्ट सेंचुरी का इंसिडेंट. ओके, सो वी विल हाईलाइट इट. Okay. So first century CE onwards, Gandhara before partition it was in India, now it is in Pakistan. Okay, Mathura in northern India and Bengi in Andhra Pradesh. So this will also mark another color. Gandhara in Pakistan, Mathura in North India and Bengi in Andhra Pradesh emerged as the important centers of art production. So Mauryan period में this were the most important centers of the arts production. यहाँ पे सबसे फाइनेस्ट आर्ट के प्रोडक्शन होते थे. बुद्धा इज द symbolic form got a human. Buddha in the symbolic form got a human form in Mathura and Gandhara. This cultural tradition in Gandhara had a confluence of Bactria, Pathia and local Gandhara tradition. So this bacteria which is mentioned over here, it is not related to any bacteria. Okay, this was a Greek related thing, Greco-bacteria. It has Gandhara had a confluence of Bactria, Parthia and local Gandhara traditions. So these are the kind of tradition. Bactria is a kind of tradition of Greece. Greece means Greek, जहाँ से ओलंपिक की शुरुआत हुई. The local sculptural tradition at Mathura became so strong that the tradition spread to other parts of northern India. The best example in this regard is stupa sculpture found at Sangol in the Punjab. The Buddha image at Mathura is modelled on the lines of earlier Yaksha images, whereas in Gandhara it has Hellenistic feature. Earlier Jain Tirthankar image and portraits of kings, especially headless Kanishka, are also found in Mathura. So जो बुद्धा image बनाया हुआ है, it is in the form of मतलब जो यक्षा एंड यक्षिनी का जिस टाइप से फिगर बनाया हुआ था, जिस टाइप से उनका स्कल्पचर बनाया हुआ था, उस टाइप से गांधारा में लॉर्ड बुद्धा का भी उसी टाइप में उनका भी स्कल्पचर बनाया हुआ है. और मथुरा में जो जैन तीर्थंकर है उनके इमेजेस और पोर्ट्रेट्स बनाए हुए हैं. इमेजेस ऑफ वैष्णव्स एंड शैवा. वैष्णव्स एंड शैवा, व्हाट वर दिस वैष्णव्स एंड शैवा? दिस वर दी ब्राह्मणिकल सेक्ट्स. ओके, जो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़े थे. अब वैष्णवा के बारे, वैष्णवा का मतलब क्या है? वैष्णवा मेनली विष्णु एंड हिज वेरियस फॉर्म्स. विष्णु जी, लॉर्ड विष्णु जो हम जिनकी हम पूजा करते हैं, लॉर्ड विष्णु और उनके वेरियस फॉर्म्स को वैष्णवास बोला गया है. और शैवा मतलब लिंगास एंड मुखा लिंगास. ओके, ये है शैवा. सो दिस वॉज द ब्राह्मणिकल सेक्ट्स. Faiths are also found at Mathura, but Buddhist images are found in large number. वहाँ पे बुद्धिस्ट इमेजेस इन ब्राह्मणिकल सेक्ट्स के कंपैरिजन में लॉर्ड बुद्धा की इमेजेस ज़्यादा पाए गए हैं.
Images of Buddha, Yaksha, Yakshini, Shaivite and Vaishnavite deities are portrait statues are profusely sculptured. In the second century CE, अब देखो हम फर्स्ट सेंचुरी CE से सेकेंड सेंचुरी CE में आ गए. ओके, सो इन द सेकेंड सेंचुरी CE, images in Mathura get sensual, rotundity increases, they become fleshier. The trend continues in the फोर्थ सेंचुरी CE. देखो अभी हम फोर्थ सेंचुरी में भी आ गए. ट्रेंड चलते आया है फर्स्ट सेंचुरी से लेके सेकेंड सेंचुरी, फिर सेकेंड सेंचुरी से लेके फोर्थ सेंचुरी तक ये ट्रेडिशन चलता आया है. The massiveness and fleshiness is reduced further and the flesh becomes more tightened. The volume of the drapery also gets reduced, and in the 5th and 6th century the drapery is integrated into sculptural mass. 5th और 6th सेंचुरी तक ये ट्रेडिशन कम 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 होते गया. ओके, now among the important stupa sites outside the Gangetic Valley in Devi Mori in Gujarat, in the subsequent centuries sculptures had a little variations with slender images with transparent drapery remained a dominant aesthetic sensibility. So this is the statue of mediating Buddha. It is in Gandhar. 3rd 4th century CE में इसका स्कल्पचर हुआ. And this is a statue of Bodhisattva. It is also in Gandhar. इनका स्कल्पचर हुआ 5th to 6th century CE में. Now we will go to Buddhist monuments in South India. Buddhist monuments पूरे इंडिया में फैला हुआ है. वो बोध गया एंड नागपुर सिटी में है दीक्षा भूमि. इट इज़ ऑल्सो अ बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट. देन और भी इंडिया के कई पार्ट्स में बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे साउथ इंडिया में बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स कहाँ कहाँ सिचुएटेड है. सबसे पहला है वेंगी इन आंध्र प्रदेश. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्तूपा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट. लाइक एंड देन फिर जग्यापेता, अमरावती, बत्ती प्रोलू, नगर जुमकोंदा, गोली एट्सेट्रा. Amravati has a Mahachaitya and had many sculptures which are now preserved in Chennai Museum, Amravati Site Museum, National Museum, New Delhi and British Museum. तो जो उस वक्त में जो स्कल्पचर्स बने थे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स के, जो इम्पोर्टेंट स्कल्पचर्स थे, अभी वो म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखे गए हैं. नाउ अमरावती स्तूपा में भी सांची स्तूपा जैसा वहाँ पे आर्किटेक्चर किया गया है. अमरावती स्तूपा also has a प्रदक्षिणीय पथ which is enclosed within the Vedika on which many narrative sculptures are depicted. Narrative means वो कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे कर रहा है या कुछ इंसिडेंट को कन्वे कर रहा है. इट मीन्स नरेशन. ओके, द डोमिनेंट स्तूपा स्ट्रक्चर इज कवर्ड विथ रिलीफ स्तूपा sculptural slabs which is a unique feature. The तोरण of the Amravati stupa has disappeared over a period of time. वहाँ का जो तोरण था it has been disappeared over a time. बहुत टाइम पहले वहाँ का तोरण डिसअपियर हो चुका है. Events from life of Buddha and Jataka stories are depicted. वहाँ पे जो नरेशन किया गया है, किस चीज़ का नरेशन किया गया है? स्टोरीज ऑफ बुद्धा एंड जताका. Though in Amravati Stupa there is evidence of construction activities in the 3rd century BCE. Like Sachi, earlier phase is devoid of Buddha images but bring during the later phase. In the 2nd and 3rd century CE, the Buddha image are carved on the drum slabs at many other places. Interior space in the composition is created by different posture of the figures such as semi-back, back profile, frontal, semi-frontal,
sites. Okay, so these are the various postures of figures which are drawn in the sculpture, which are drawn in the stupa of the Buddha image. No, stupa, not stupa of the Buddha image, Buddha images which are carved on the drum slabs. Okay, now sculptural form in this area is characterized by, अब यहाँ के जो स्तूपा के जो स्कल्पचरल फॉर्म है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं. Figures are slender, have a lot of movement, bodies are shown in three bands, that is त्रिभंगा. वहाँ पे थ्री बैंड्स बने हुए, उसे त्रिभंगा बोला जाता है. लाइक सी दिस आर द थ्री बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3. लेट मी शो यू. These are the three band 1, band 2, band 3. Okay, and the sculptural composition is most complex than सांची. सांची में जो स्कल्पचर बनाया हुआ था उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ का स्कल्पचर. देन देखो ये इमेज में यहाँ स्तूपा ड्रम स्लैब भी बनाया हुआ है जो मैंने आपको बताई थी अभी. यहाँ जो बुद्धा इमेज carved on the drum slabs at many other places. Interior space composition is created by different postures, जो हमने different postures के बारे में पढ़े थे अभी. semi back, profile, frontal, semi frontal sides. So this is that stupa drum slab. These both are situated in Amravati of Andhra Pradesh. Then animated movements in the figures get reduced in the sculptures of Nagarjunkonda and Goli in the 3rd century CE. Even within the relatively low relief volume than in the Amravati sculptures, artists at Nagarjunkonda and Goli managed to create the effect of protruding surfaces of the body, which is suggestive in nature and look very integral. Independent Buddha images are also found at Amravati, Nagarjunkonda and Gantapal in Andhra Pradesh. Gantapal is a rock-cut cave site near Iluru. Small apsidal and circular chaitya halls have been excavated belong to the 2nd century BCE. The other important site where rock-cut stupas have been excavated is Anakapalle near Vishakhapatnam. Vishakhapatnam is situated in Andhra Pradesh itself. In Karnataka, Sannati in Gulbarg district is the largest stupa site excavated so far. It also has a stupa like the one in Amravati decorated with sculptural relief. So this is the panel in Nagarjunkonda area of Andhra Pradesh. It is a part of a stupa. Then cave tradition in Western India. First see what kinds of caves were made during that period. See, these are the caves. वहाँ caves के भी इतने caves थे वहाँ पे कि caves को भी नंबर दिया गया है. cave मतलब गुफा. गुफा में भी sculptures बनाया हुआ था. These are the various caves. So this is the last part which we are going to study today. Then इसके बाद का part हम next lecture में पढ़ेंगे. So now, cave tradition in Western India. In Western India, many Buddhist caves dating back to the 2nd century BCE onwards have been excavated. Mainly 3 architectural types were executed. जो 3 types of architectural types थे उसको हम highlight कर देते. It is a very important to know. Apsidal wall-roof chaitya halls found at Ajanta, Pillar Khora, Baja. Apsidal wall-roof pillarless halls found at quadrangular hall with a circular chamber at a back found at Gondiwite in Maharashtra. Okay, so these are the 3 architectural types which were executed in the caves
Then the front of the Chaitya hall is dominated by the motifs of semicircular Chaitya arc with an open front which has a wooden facade, and in the same case there is no dominating Chaitya arc window such as found at Kondivai. In all the Chaitya caves a stupa at the back is common. So यहाँ पे Chaitya cave के बारे में बताया हुआ है. In the 1st century BCE, some modifications were made in the standard plan of the apsidal wall roof variety where the hall becomes rectangular like an Ajanta cave number 9. Then with a stone screen wall as a facade, it is also found at Betsa, Nasik, Karla and Kanheri. Many cave sites have the standard first type of Chaitya halls in subsequent period. In the Karla, the biggest rock-cut Chaitya hall was excavated. The cave consists of an open courtyard and 2 pillars, a stone screen wall to protect from rain, a veranda, a stone screen wall as facade, an apsidal wall roof Chaitya hall with pillars and a stupa at the back. Karla Chaitya hall is decorated with human and animal figures. They are heavy in their execution and move in the picture space. Further elaboration over the Karla Chaitya hall plan is observed over the Kanheri cave number 3. Though the cave's interior was not fully finished, it shows how the carving progressed from time to time. Subsequently, the quadrangular flat roof variety became the most preferred design and is extensively found at many places. So this is about how the cave sculpture was made during the 2nd century BCE, 2nd century CE. It is some of the caves are also situated at Betsa, Nasik, Karla and Kanheri as well. And these are the 3 main architectural types which were executed in Chaitya halls. Okay, so this was all about we were supposed to study today. इसके बाद का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. इसके बाद का पार्ट है हमारा अजंता एंड एलोरा केव्स. देन उसके बाद है Elephant caves and other sites. Then caves tradition in Eastern India. So जो Eastern India तक का पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है, वास्ट है, इंफॉर्मेटिव है, इसलिए हम इसे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं. इसका नेक्स्ट लेक्चर मैं कल ही अपलोड कर दूंगी. टिल देन बाय. एंड जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाई हो प्लीज़ उसे अच्छे से नोट कर लीजिए. जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको अच्छे से मार्क करके नोट करके हाईलाइट करके रखिए. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें याद रखने के लिए. सो आप अच्छे से पढ़ो. जो भी डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लो, मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगी. टिल देन बाय. हैव अ नाइस डे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.